हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लिफ्टिंग लॉज। दिस इज़ पुनीत कपूर और हम कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आज की क्लास प्रोबेबली हमारा लास्ट लेक्चर है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सीरीज़ में। आज हम सेक्शन 73 से सेक्शन नंबर 75 तक करेंगे, जिसमें हम देखेंगे डैमेजेस और कॉम्पनसेशन इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सबसे पहले सेक्शन नंबर 73, कॉम्पनसेशन फॉर लॉस और डैमेज कॉज्ड बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब सबसे पहले बात आती है कि चलो कॉम्पनसेशन और डैमेजेस देंगे पार्टी को किस चीज़ के लिए, जिसके साथ हुआ है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ सबसे पहले? तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ या तो पार्टी ने रिफ्यूज कर दिया परफॉर्म करने से, या पार्टी फेल कर गई, और वो भी कैसे? विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन। कोई पार्टी विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन, कोई उसके पीछे रीजन नहीं था, क्या कर जाती है? रिफ्यूज करने से ही मना कर देती है, या फिर फेल कर जाती है अपना टास्क परफॉर्म करने में, अपना पार्ट परफॉर्म करने में कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, और हमने देखा था दो तरह के ब्रीच होते हैं, एक एंटीसिपेटरी एक एक्चुअल। तो यहां पर एंटीसिपेटरी ब्रीच में सेक्शन 73 अप्लाई नहीं करता, ये करता है एक्चुअल ब्रीच में, जब ड्यू डेट पास हो जाती है। हमने एंटीसिपेटरी ब्रीच पढ़ा था ना, जहां पे ड्यू डेट से पहले ही इंसान अपने कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करके उससे डैमेजेस क्लेम कर सकता है। वो हम आगे देखेंगे सेक्शन 75 में। यहां पर अभी सिर्फ सेक्शन 73 में हम देख रहे हैं एक्चुअल ब्रीच जहां पे हो गया है, उसकी बात कर रहे हैं। तो देखो जो सेक्शन 73 है उसमें जो पैराज है क्या क्या बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो जर्नल रूल दिया है डैमेजेस का। तो जो कॉम्पनसेशन है इज पेबल फॉर लॉस और डैमेज विच नेचुरली अराइज, मतलब जर्नल डैमेजेस, जनरल जर्नल जर्नल डैमेजेस मतलब जो नेचुरली अरोज हुए हैं, जो उन सर्कमस्टांसिस में नेचुरली डैमेजेस आपको हुए हैं, उसकी कॉम्पनसेशन आपको मिलेगी। सेकंड, वॉज इन कंटेम्पलेशन ऑफ पार्टीज एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब स्पेशल डैमेजेस। लेकिन स्पेशल डैमेजेस कौन से? जो पार्टीज की कंटेम्पलेशन में थे, जो पार्टीज को पहले ही इन्फॉर्म था, पता था कि अगर परफॉर्म नहीं किया तो ये स्पेशल डैमेजेस भी हो जाएंगे दूसरी पार्टी को। तो यहां बात हुई है दो तरह के डैमेजेस की, जर्नल डैमेजेस जो नेचुरली होते होने ही थे, स्पेशल डैमेजेस अगर वो कंटेम्पलेशन में है पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट की, मतलब सामने वाली को पता है अगर मैंने परफॉर्म नहीं किया तो इसको जर्नल डैमेजेस जो होने थे वो तो हो ही रहे हैं, लेकिन साथ में स्पेशल डैमेजेस भी हो जाएंगे। पैरा 2 क्या बात करता है फिर इस सेक्शन का? वो कहता है कि जर्नल और स्पेशल डैमेजेस तो आपको हम दे देंगे, लेकिन कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी रिमोट डैमेजेस की या फिर इनडायरेक्ट लॉस की। तो रिमोट डैमेजेस हुए जो कि बहुत ही रिमोट थे, जो नॉर्मल इंसान सोच ही नहीं सकता था कि अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो वाले डैमेजेस भी हो जाएंगे, अनफोर्सिनेबल होते हैं, जो जो पता ही नहीं कि हो जाएंगे नहीं। तो लॉस जो है वो मस्ट बी फोर्सिएबल होना चाहिए, रिमोट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पैरा ने बताया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे रिजेंबल, जो हमारे एग्रीमेंट रिजेंबल करते हैं कॉन्ट्रैक्ट से, एग्रीमेंट रिजेंबलिंग द कॉन्ट्रैक्ट, उन पर भी ये सेक्शन अप्लाइज होगा। मतलब किस पे? क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट्स पर भी। क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट्स में भी आपको अगर परफॉर्मेंस नहीं हुई तो आपको क्या मिल सकती है? कॉम्पनसेशन मिल सकती है। क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट कहां पड़े थे? 68 से 72। तो उसकी बात की गई है कि 68 से 72 में भी हमें कॉम्पनसेशन मिलेगा। लास्टली ड्यूटी टू मिटिगेट, लास्ट पार्ट ने क्या बात करी है कि जो हमारा दूसरी पार्टी है, मतलब एक पार्टी ने तो परफॉर्मेंस नहीं की, तो जो दूसरी पार्टी अफेक्ट हो रही है वो अपने लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश करे, जानबूझकर इंक्रीज ना करे, तो उसकी ड्यूटी है कि मिटिगेट करे लॉसेस। एग्जांपल, ए ने बी को कहा, ए ने बी को बेचने थे मान लो 100 kg एप्पल। बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि आई विल बाय 100 kg एप्पल फ्रॉम यू एट द रेट ऑफ 100 रुपीज पर केजी। अब बी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाया पूरा। ठीक है, क्यों पढ़ा था हमने क्या क्या हो रहा है इसमें? जहां पर एक पार्टी या तो रिफ्यूज, तो बी ने या तो रिफ्यूज कर दिया, या फिर जो बी है वो कर ही नहीं पाया कॉन्ट्रैक्ट को पूरा। देखो हमने ऊपर देखा था, या तो रिफ्यूज कर दिया या फेल कर दिया, मतलब बी के पास पैसे ही नहीं है तो वो फेल हो गया अपना पार्ट परफॉर्म करने से। तो अब जो ए है उसको ऐसा नहीं करना है कि अपने 100 kg के जो 100 kg है उनको सड़ने दे। तो ए को अगर
₹60 पर केजी में कोई बायर मिल जाता है तो ए को उसको सेल कर देने हैं और बी से वो क्लेम कर सकता है डैमेजेस जो बीच में बच गए हैं वो वाले। तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 73। क्या बोला देखो जर्नल रूल के डैमेजेस मिलेंगे सामने वाली पार्टी को, कॉम्पनसेशन मिलेगी कब, जब उसको लॉस और डैमेजेस हो रहे हैं कौन से, जर्नल डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस। जर्नल जो होते हैं उसमें तो पूरा कॉम्पनसेशन मिल रही है, लेकिन जो स्पेशल डैमेजेस है अगर वो कॉन्टेम्पलेशन ऑफ पार्टीज पे हो तभी मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे। अगले में बोला कि रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस जो है उसके लिए कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्लॉज में बोला कि जो हमारे एग्रीमेंट रिजेंबलिंग द कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मतलब क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके ऊपर भी सेक्शन अप्लाई होगा, मतलब वहां भी कॉम्पनसेशन मिलेगी। एंड लास्टली ड्यूटी है पार्टी की कि वो मिटिगेट करे अपने लॉस। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अगर ए 100 रुपीज केजी से बी को बेच रहा था 100 केजी एप्पल, लेकिन बी ने रिफ्यूज कर दिया या किसी रीजन की वजह से बी फेल हो गया अपने पार्ट परफॉर्म करने के लिए, तो कॉन्ट्रैक्ट तो चलो उससे खत्म हो गया, कॉम्पनसेशन मिलेगी। अब बात आई जो ए है ना वो अपने एप्पल वेस्ट ना करे, वो देखिए कि 60 रुपीज में बिक रहे हैं तो 60 में बेचे, तो अब जितना मार्जिन बचा, जितना उसको लॉस हुआ उसका कॉम्पनसेशन ले ले। जरूरी तो नहीं है ना जितना है उसको पूरा ही खराब कर दे और जीरो वैल्यू करके पूरे ही पैसे ले ले। तो कॉम्पनसेशन उतनी मिली जाए जितना उसको डैमेज हुआ है, नेचुरली अराइज जितना हुआ है उतना। ठीक है। अब है रेशनियल ऑफ द सेक्शन 73। तो इसमें क्या है देखो, कुछ नहीं, ये कि क्यों रखते हैं हम पनिश ये कॉम्पनसेशन, इसीलिए कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो जाए, है ना, यही बात है ना। देखो द पर्पज ऑफ कॉम्पनसेशन इज नॉट पनिशमेंट बट टू प्लेस एग्रीव्ड पार्टी इन सेम फाइनेंशियल पोजीशन एज इफ द कॉन्ट्रैक्ट हैड बीन परफॉर्म्ड। क्योंकि अगर आपने प्रॉमिस कर दिया है किसी को कुछ करने के लिए और आप नहीं कर रहे हो, तो क्या पता सामने वाली पार्टी ने क्या क्या उसके ऊपर कंटेम्पलेट करके चीजें कर ली हो। तो अगर वो ही नहीं कर पाएगा तो क्या करते हैं हम कि अगर आपने चलो अपना पार्ट नहीं परफॉर्म करे लेकिन सामने वाले को नुकसान ना हो आपकी वजह से, इसलिए कॉम्पनसेशन उसको मिलनी चाहिए। अब बात आती है जनरल डैमेज और स्पेशल डैमेज क्या होते हैं। तो देखो जनरल हुए जो नेचुरली फ्रॉम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होते हैं। एग्जांपल, एक सेलर है वो डिलीवर करना फेल कर जाता है गुड्स को डिलीवर करने में, जो बायर है वो उसको किसी और जगह से खरीद लेता है हायर प्राइस पे, तो यहाँ पे जो क्या है डैमेजेस, हायर प्राइस। तो जो डिफरेंट इन प्राइजेस था दैट इज जनरल डैमेजेस, जितना डिफरेंस आ रहा था वो क्लेम कर ले। अब स्पेशल क्या हुए, स्पेशल हुए कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस अराइज हो जाने। एग्जांपल, ट्रांसपोर्टर ने एक मशीनरी डिले कर दी और उसको पता था कि अगर मशीन में नहीं भेजूंगा, एक पार्ट नहीं भेजूंगा तो उनकी फैक्ट्री नहीं चल सकती, उसकी वजह से उसको पता था, कंटेम्पलेशन थी कि इस छोटे से 100 रुपए की पार्ट की वजह से उनका लाखों का नुकसान हो जाएगा, उसको कंटेम्पलेशन थी और फिर भी डिले करता है वो नोइंगली। तो क्या हुआ, यहाँ पे जो लॉस हुए वो हुए स्पेशल डैमेजेस, क्योंकि मशीन तो 100 रुपए की थी, 100 रुपए थोड़ा नहीं क्लेम करेंगे क्योंकि लाखों का नुकसान हो गया उसकी वजह से। दीज आर स्पेशल डैमेजेस। फिर आते हैं रिमोट डैमेजेस। रिमोट हो गई, जैसे बोला कि मेरे को जो इमोशनल स्ट्रेस हुआ उसके भी पैसे दो, तो रिमोट डैमेजेस के आप कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकते। लैंडमार्क केसेस का जो हमेशा याद रखना है और बहुत बार पूछा भी जाता है, हेडली वर्सेस बैक्सनडेल का केस। इसमें क्या हुआ, एक एक कंपनी फैक्ट्री मान लो, उसमें ना एक मिल थी, जो मिल में एक शाफ्ट पहुंचानी थी, तो जो शाफ्ट थी उसको पहुंचाने में उन्होंने डिले कर दिया, तो जो प्लेंटिफ हुआ उसको बहुत लॉस हो गया, उसकी मिल ही नहीं चली उतने दिन। तो कोर्ट ने बोला नो डाउट लॉस जो है वो स्पेशल है, बट आपकी जो दूसरी पार्टी है उसको कॉन्टेम्पलेशन नहीं थी, उसको थोड़ा नहीं पता था कि अगर ये पार्ट नहीं आया तो आपकी मिल नहीं चलेगी। वो तो ये रोज इतनी कंपनीज को पार्ट्स बेचते हैं और डिले भी हो जाता है, उनको थोड़ा नहीं पता था। तो अगर उनको सर्कमस्टांसिस नहीं पता है, कंटेम्पलेशन नहीं है, तो स्पेशल डैमेजेस आप रिकवर नहीं कर सकते, आपको जनरल डैमेजेस मिलेंगे। तो कोर्ट ने हेल्ड किया नॉट रिकवरेबल स्पेशल डैमेजेस यहाँ पर, क्योंकि कंटेम्पलेशन नहीं थी पार्टी को। ठीक है, तो जो नेचुरल लॉस हुए हैं वो रिकवरेबल है, लेकिन जो स्पेशल सर्कमस्टांसिस की वजह से जो स्पेशल लॉस हुए हैं वो रिकवरेबल नहीं है, अगर सामने वाली पार्टी को कम्युनिकेशन नहीं थी कि आपको ये लॉस भी हो रहे हैं। फिर उसके बाद मुरलीधर चिरंजी लाल वर्सेस हर्षचंद्र द्वारकादास 1962 सुप्रीम कोर्ट। इसमें कुछ नहीं, बस सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया में भी अफर्म कर दिया हेडले वर्सेस बैक्सनडेल वाला प्रिंसिपल, डैमेजेस मस्ट बी फोर्सिबल और इन कंटेम्पलेशन ऑफ पार्टीज, पार्टीज को पता होना चाहिए। मोनार्क स्टीमशिप कंपनी वर्सेस कार्ल शाम्स। इसमें क्या हुआ, डैमेजेस आर असेस्ड कंसीडरिंग ऑल सर्कमस्टांसेस एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ ब्रीच, तो ब्रीच के टाइम पे जो सर्कमस्टांसेस थे उसको देख के डैमेजेस दिए।
और जमाल वर्सेस मूला दाऊद एंड सन्स में भी यही है, लॉस एट द डेट ऑफ ब्रीच। तो जो डेट ऑफ ब्रीच को लॉस हुआ वो हम देखेंगे, ये नहीं देखेंगे उसके बाद प्राइस कम हुआ बढ़ा, वो हम नहीं देखेंगे। जिस दिन ब्रीच हुआ उस दिन क्या सिचुएशन थी उसके हिसाब से हम आपको कॉम्पनसेशन डैमेजेस प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 74, कंपनसेशन व्हेन पेनल्टी स्टिपुलेटेड इन कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या है कॉम्पनसेशन जब पेनल्टी को स्टिपुलेट किया गया है कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया और कॉन्ट्रैक्ट में ही लिख दिया कि अगर ब्रीच करोगे तो इतने पैसे देने पड़ेंगे, कंटेम्पलेट कर दिया इन कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ। तो मतलब लिक्विडेटेड डैमेजेस है, यहां पे हमें पता है कितने डैमेजेस हैं, लिक्विडेटेड डैमेजेस एज पेनल्टी। तो इसमें क्या है, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट मेंशन्ड अ फिक्स्ड अमाउंट टू बी पेड इन केस ऑफ ब्रीच द कोर्ट विल अवॉर्ड रीजनेबल कंपनसेशन। अब आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है 1,00,000 रुपए, अब कोर्ट की मर्जी है, रीजनेबल देगा वो 1,00,000 दे, चाहे 50,000 दे, चाहे 25,000 दे, रीजनेबल जितना उसको लगेगा, नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट मेंशन्ड, लेकिन 1,00,000 से ज्यादा कभी नहीं हो सकता वो अमाउंट, वेदर और नॉट एक्चुअल डैमेजेस प्रूव्ड। और यहां पर एक्चुअल डैमेज भी प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, आपने बस बोलना है सामने वाली ने ब्रीच किया, आपको डैमेज हुआ नहीं हुआ, आपने जितना उसमें लिखा था या तो कोर्ट मैक्सिमम उतना दे देगी या उससे नीचे कुछ भी दे सकता है। तो लिक्विडेटेड डैमेजेस मतलब प्री एस्टिमेशन ऑफ लॉस, जहां पे हमें पता है कितने पैसे मिलने हैं, एन एक्सेसिव अमाउंट मीन टू पेनलाइज द डिफॉल्टिंग पार्टी, जो डिफॉल्ट कर रहा है उस पर एक्सेसिव अमाउंट लग रही है। केसेस क्या है इसके, फतेह चंद वर्सेस बालकिशन दास, कोर्ट मस्ट अवॉर्ड रीजनेबल कंपनसेशन। देखो तो कोर्ट जो है रीजनेबल कंपनसेशन देगा, ऑटोमेटिकली जितनी अमाउंट मेंशन है उतनी नहीं, रीजनेबल। ONGC वर्सेस सॉ पाइप्स, इफ पार्टीज हैव प्री एस्टिमेटेड डैमेजेस एंड लॉस इज डिफिकल्ट टू प्रूव द अमाउंट नेम्ड कैन बी अवॉर्डेड इफ इट इज रीजनेबल। अगर पार्टीज ने एस्टिमेट लगा के रखा हुआ है और लॉस प्रूव करना बहुत मुश्किल हो रहा है कि कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है, तो कोर्ट उतना दे सकता है जितना आपने मेंशन किया, अगर वो रीजनेबल हो। कैलाश नाथ वर्सेस DDA, इफ नो लॉस इज सफर्ड नो कंपनसेशन पेबल इवन इफ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइज। अब 2015 का केस है, इसमें बोला अगर लॉस नहीं हुआ तो कॉम्पनसेशन भी नहीं देंगे। फिर आता है अर्नेस्ट मनी वर्सेस सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो देखो अर्नेस्ट मनी क्या हुआ, पार्ट ऑफ परचेज प्राइस होता है वो जो आप पहले दे देते हैं, और ये फोरफीट हो जाता है अगर बायर का डिफॉल्ट हो जाए, तो गिवन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या केस है, मौला बख्श वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अर्नेस्ट मनी कैन बी फॉरफिटेड ओनली इफ एक्चुअल लॉस इज प्रूवन एक्सेप्ट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है, ये परचेज प्राइस का पार्ट नहीं होता है और ये ऑटोमेटिकली फॉरफिट नहीं किया जा सकता। श्री हनुमान कॉटन मिल्स वर्सेस टाटा एयर लेट डाउन करेक्ट, इसमें बताया था क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है इसके। और क्वांटम मेरियट का भी एक प्रिंसिपल यहां से अराइज होता है, क्वांटम मेरियट एज मच एज अर्नड, मतलब अगर एक पार्टी ने थोड़ा सा पार्ट कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट का, तो जो दूसरी पार्टी है वो उसको उतने पैसे तो दे ही देगी जितना उसने पार्ट परफॉर्म किया है। तो क्वांटम मेरियट एज मच एज अर्नड, जितना सामने वाले ने अर्न किया है उतना उसको सामने वाले को रिपे करना पड़ेगा। मतलब ए ने बोला बी को कि मैं 3 इंस्टॉलमेंट्स में तुझे सामान भेजूंगा, 100 और 100 रुपीज का सामान, 100 और 100 रुपीज का सामान, तो वो सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट पे भेज पाया, 2 पे नहीं भेज पाया, तो ए ने बी को इतना भेज दिया। तो इसमें क्या आपने 100 रुपीज का फायदा तो उठा लिया ना, तो अब आप कॉम्पनसेशन 200 का ही मांग सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट है क्वांटम मेरियट का। तो ठीक है, 74 में हमने क्या देखा, 74 में हमने देखा कि जहां पर हमने पहले स्टिपुलेट करके रखा, अब इसकी ना एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन भी क्या है, इसमें एक पॉइंट है याद रखने के लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, क्या कि अगर कोई भी गवर्नमेंट बॉन्ड टाइप है, गवर्नमेंट बॉन्ड जैसे बेल बॉन्ड वगैरह भरा लेते हैं, अपीयरेंस के लिए बॉन्ड भरवा लेते हैं, तो उसमें जितनी अमाउंट है अगर आपने उसकी कंडीशंस ब्रीच करी तो आपको फुल अमाउंट ही पे करना पड़ेगा, फुल अमाउंट। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में आपको फुल अमाउंट पे करना पड़ेगा, बाकी में कोर्ट रीजनेबल देगा और फुल से कम देगा या मैक्सिमम फुल देगा, इसमें हमेशा फुल करना ही पड़ेगा, रीजनेबल नहीं, जितना मैक्सिमम दिया गया है उतना ही आपको पे करना पड़ेगा। लास्ट सेक्शन है इसका, कंपनसेशन टू पार्टी राइटफुली रिसाइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट। अब एक पार्टी जो राइटफुली रिसाइंड कर रही है कॉन्ट्रैक्ट, जैसे एंटिसिपेटरी ब्रीच, उसको पता है सामने वाला नहीं कर पाएगा तो वो 2 दिन पहले ही कह रहेगा ठीक है खत्म करो। प्रिवेंशन फ्रॉम परफॉर्मेंस, अब सामने वाली पार्टी को आप परफॉर्म ही नहीं करने दे रहे हो, टाइम इज असेंस था जहां पे वो वाला। तो यहां पर अगर ब्रीच हुआ है कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है, इफ पार्टी राइटफुली रिसाइंड, जो पार्टी रिसाइंड कर रही है वो राइटफुली रिसाइंड कर रही है, उसकी गलती नहीं है, दूसरी की गलती की वजह से वो रिसाइंड कर रही है कॉन्ट्रैक्ट,
तो ही इज इंटाइटल्ड टू कॉम्पनसेशन फॉर डैमेजेस ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट, उसको मिलेंगे डैमेजेस। तो हमने 3 सेक्शन पढ़े, 73, 74, 75। याद रखना है 74 में क्वांटम मैरियट, 73 में हमने देख लिया कि जर्नल डैमेजेस क्या होते हैं, स्पेशल डैमेजेस क्या होते हैं, रिमोट में नहीं मिलेगा, और लास्ट में जहां पर राइटफुली जिसने रिसाइन किया है उसको मिलेंगी कॉम्पनसेशन। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सीरीज में इतना ही, बाकी अब नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।